हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आर्यस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं सुनील वाधू प्रस्तुत हूँ लेकर के राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे राजस्थान का हम अब तक जो है पढ़ चुके हैं भौतिक प्रदेश, राजस्थान के खनिज, राजस्थान के उद्योग। और नया जो हमारा टॉपिक प्रगति की ओर है वो है राजस्थान में जल संरक्षण एवं संग्रहण। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो है ये स्थल मंडल है और जल मंडल है। जल मंडल हमारा 78.8% था और स्थल मंडल जो है 21.2% के आसपास। उसमें से हमने जल मंडल को अलग करके पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको बताया कि 97.36% हमारे पास जो है महासागरीय जल है और जो पीने के योग्य जो ताज़ा जल है हमारे पास वो 2.64% है। जिसमें मैंने आपको 3 डिवाइडेशन बताए थे कि एक तो सतही जल था, एक भूजल था और तीसरा जो था वो ग्लेशियर से प्राप्त था। तो राजस्थान में जल की स्थिति में मैंने आपको बताया था कि सतही जल तो राजस्थान में 1.16% है और भूमिगत जल जो है 1.70% है। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि राज्य की भूजल नीति जो है 2010 में 18 फरवरी को लागू की गई थी, जिसमें राजस्थान के 11 जिलों को जल की दृष्टि से डार्क जोन में अपन ने जो है घोषित कर दिया था, डार्क जोन। उसके अलावा हमने राजस्थान के जल संरक्षण की 2 प्रकार की पढ़े थे, एक तो जल संरक्षण विधि और दूसरी है वर्षा जल संरक्षण विधि। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जल संरक्षण विधि जो कि परंपरागत थी और आधुनिक थी। इसी तरह से वर्षा जल संरक्षण की परंपरागत और आधुनिक विधियां अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें आगोर है, मदार है, झालरा है, नेस्टा है, ये सारी बातें अपन कर चुके हैं। इसी प्रकार से जो है आगे जो जल संरक्षण का टॉपिक है, आपकी जो सिलेबस है उसके अंतर्गत एक प्रकरण लगता है राजस्थान की नदियों का। इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेते हैं यहीं पे राजस्थान की नदियाँ। राजस्थान की नदियाँ पढ़ने वाले हैं अपन। तो राजस्थान की नदियों में दोस्तों देखिएगा, राजस्थान में 3 प्रकार का नदी तंत्र है। तो यहाँ नोट डाउन करते जाइए साथ साथ कि राजस्थान में जो है 3 प्रकार का नदी तंत्र है। राजस्थान में 3 प्रकार का 3 प्रकार का नदी तंत्र पाया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले हम ए नंबर पे बात करेंगे। एक तो है आपकी आंतरिक प्रवाह तंत्र। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र की बात सबसे पहले करेंगे। और दूसरा है अरब सागर को जल ले जाने वाली नदियाँ। और तीसरा जो टाइप पढ़ेंगे वो बंगाल की खाड़ी की ओर जल ले जाने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले हम पहले प्रकार की बात करते हैं, जिसमें आपके आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आती हैं। तो दोस्तों आंतरिक प्रवाह तंत्र, तो आंतरिक प्रवाह जो तंत्र है आपका, ये आंतरिक प्रवाह की जो नदियाँ हैं उसके संदर्भ में दोस्तों आप जो हैं यहाँ लिखिएगा कि कई बार बहुत बार परीक्षाओं में ये पूछ लिया जाता है कि आंतरिक प्रवाह की नदी कहते किसको है। तो इस हिसाब से जब प्रश्न पूछा जाता है तो राजस्थान में बहुत सारे टीचर्स आपको बता देते हैं कि अंदर ही अंदर जो है राजस्थान की बहती है वे आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। तो इसकी ये सही परिभाषा है नहीं वर्तमान में। तो कुछ बातें यहाँ जो है अन्य मैं आपसे साझा करना चाहूँगा। तो इस परिभाषा में आप लिखिएगा कि आंतरिक प्रवाह की तंत्र की जो नदियाँ हैं वो कौन सी नदियाँ हैं जिन्हें हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ कहेंगे। तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको कि वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, यानी वो जहाँ से निकल रही हैं वो स्थान तो उसका निश्चित है, लेकिन वह समाप्त कहाँ होती है, यानी उसका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। ऐसी जो नदियाँ हैं वो आपकी किस श्रेणी में आएंगी, आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आने वाली हैं। तो लिखिएगा दोस्तों इसकी परिभाषा में कि वे नदियाँ जिनका उद्गम जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है
उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, परंतु समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता। क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता। तो मैं भी आपको समझ आ गया होगा कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, एक और सूचना मैं हमेशा आप तक प्रेषित करता हूँ, अब भी कर रहा हूँ, कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिए आपको अच्छा लग रहा है मैटर तो। और इसके अलावा एक और सूचना प्रेषित करूँगा कि हमारे अतुल्य RS ऑनलाइन क्लासेस पर जो है रीट के टेस्ट सीरीज शुरू हुई हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे तरीके से आपकी तैयारी और भी बेहतर होने वाली है अगर आप टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करते हैं। निःशुल्क है दोस्तों, उसका कोई शुल्क नहीं है, तो आप जो है उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो हम आंतरिक प्रवाह की नदियों की बात कर रहे हैं, यानी वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो हमें पता होता है, निश्चित होता है, लेकिन समाप्ति स्थल का पता नहीं होता। वे जो सारी नदियाँ आंतरिक प्रवाह की नदियों के अंतर्गत आती हैं। तो एक बार प्रश्न आ जाता है कि प्रश्न आया था, भारत में विशेष प्रकार के अपवाह तंत्र का संबंध किस राज्य से? विशेष प्रकार का या आंतरिक प्रवाह जो है तंत्र, जो कि विशेष प्रकार का तंत्र है, ऐसा भारत के अंदर कौन सा राज्य है जिसमें आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है? तो ऐसा हमारा एकमात्र राजस्थान ही है जिसमें आंतरिक प्रवाह तंत्र पाया जाता है। तो यहाँ आप नोट लगा के एक बात लिख लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, कि भारत में विशेष प्रकार के अपवाह तंत्र, भारत में विशेष प्रकार के अपवाह तंत्र, कोष्ठक में लिख लीजिए आंतरिक प्रवाह। कौन सा? आंतरिक प्रवाह तंत्र का संबंध केवल राजस्थान राज्य से है। तो भारत में अगर राज्यों की दृष्टि से देखें कि आंतरिक प्रवाह को देखते हैं तो केवल राजस्थान ही एक ऐसा स्टेट या राज्य है जहाँ जो है आंतरिक प्रवाह पाया जाता है, बाकी किसी राज्य में ऐसा नहीं है। तो नेक्स्ट जो है आप साथ साथ लिखते जाइए और अच्छे से अपने नोट्स को बनाते जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों। एक और आप यहाँ पे बात लिखिएगा कि राजस्थान का जो कुल अपवाह तंत्र है उसका 60% भाग जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र में सम्मिलित है। कौन से? लिखेगा कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का, राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कुल अपवाह तंत्र का 60% या 60% भाग आंतरिक प्रवाह तंत्र में सम्मिलित हैं, आंतरिक प्रवाह तंत्र में सम्मिलित हैं। और राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का मैंने आपको बताया कि 60% भाग जो है आंतरिक प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आता है। तो यही कारण है कि दोस्तों राजस्थान के सतही जल से भूमिगत जल स्तर ज़्यादा है, यानी आंतरिक प्रवाह का 60% है राजस्थान में। इसलिए आपको बता दूं कि कारण यही है कि राजस्थान में सतही जल से भूमिगत जल स्तर जो है वो ज़्यादा है। तो हमारा जो भूमिगत जल है, जल स्तर है, वो राजस्थान का क्या है? ज़्यादा है दोस्तों। समझ में आई बात क्या? किसकी बदौलत? सतही जल की, यानी सतही जल जो है नहरों का जल है, नदियों का जल है, हम इसको सतही जल कह देते हैं। भूजल यानी जो भूगर्भ में है उसे हम भूगर्भ जल स्तर कह देते हैं।
तो हम उसे जो है सतही जल कह देते हैं दोस्तों। समझ में आई क्या बात। तो नेक्स्ट अपन इसी में आगे चर्चा करते हैं कि आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो उसकी बात दोस्तों मैं आपके साथ यहाँ साझा करूँगा कि कौन सी नदियाँ जो हैं आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं राजस्थान में। सीधा कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको एक टेबल बनवा रहा हूँ, वो आपके काम आएंगी। तो यहाँ छोटा सा हेडिंग लगा लीजिए आप, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ, आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियाँ। तो आंतरिक प्रवाह तंत्र में आप जो हैं पहला नाम लिखिएगा, एक तो आपकी हैं घग्गर नदी। कौन सी नदी? घग्गर नदी, जो कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती है। इसी तरह से दूसरी नदी की बात करूं तो एक आपकी नदी है कांतली, जो कि सीकर में बहती है, गणेश्वर सभ्यता जिसके किनारे मिली हैं दोस्तों। इसी तरह से एक नदी है काकन्या नदी या मसूरदी नदी कह देते हैं इसको। और इसी तरह से आप 4 नंबर पर लिखिएगा साबी नदी, ये भी आंतरिक प्रवाह की हैं। और जो आपकी टेबल बन रही है अच्छी तरीके से बनाइएगा दोस्तों। इसी तरह से आपकी एक नदी है रूपा रेल, और फिर लिखिएगा रूपा रेल के बाद रूपनगढ़, और फिर लिखिएगा मेंथा नदी। ये कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जो कि आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आती हैं। तो हमारी ये सारी नदियाँ हैं दोस्तों, ये सारी की सारी क्या हैं? आंतरिक प्रवाह की नदियाँ हैं। समझ में आए दोस्तों। तो आपसे कई बार सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो 3 तो इनमें से दे देगा, एक या तो आपको अरब सागर की नदी दे देगा या बंगाल की खाड़ी की नदी आप तक परिचित कर देगा, और पूछेगा कि निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। तो आपको चाहे वो अरब सागर की लूनी दे रहा है चौथे ऑप्शन में, चाहे आपको वो चंबल दे रहा है बंगाल की खाड़ी की, तो वो आपका उत्तर होगा वहाँ दोस्तों। और नदी के संदर्भ में जो अपन पढ़ने वाले हैं, अब हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक नदी को। जैसे सबसे पहले हम घग्गर को पढ़ेंगे। अगर हमें घग्गर को पढ़ना है दोस्तों, तो हम पॉइंट क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत एक बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हुए अपने को एक अच्छा सा नोट्स तैयार करना है। और अच्छे से नोट्स के लिए दोस्तों हम करेंगे क्या, तो मैं आप तक परिचित करता हूँ कि किस तरह से आपको, जैसे मान लीजिए हम कोई नदी पढ़ रहे हैं, तो नदी के संदर्भ में आपको क्या क्या बातें लिख रही हैं वो मैं इधर आपको नोट डाउन कर देता हूँ। एक तो जो नदी है आपका, उसका सबसे पहले हम क्या अन्य कोई नाम है क्या नदी का, तो कई बार अन्य नाम परीक्षा में पूछ लिया जाता है। समझ में आई दोस्तों। इसी तरह से अगर नदी कोई है तो उसका उद्गम स्थल ज़रूर है, चाहे वो आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो आपका उद्गम स्थल कौन सा है, वो नदी कहाँ से निकलती है, उसकी बात करेंगे। स्टेप वाइज बात करने वाले हैं। इसी तरह से अगर कोई नदी बाहर से राजस्थान में आ रही है, तो हम उसका राजस्थान में प्रवेश देखेंगे कि कहाँ से वो राजस्थान में प्रवेश करती हैं। तो ये तीसरा पॉइंट रहेगा हमारा। तो किसी नदी को पढ़ते हुए चौथा पॉइंट हम पढ़ेंगे कि प्रवाह क्षेत्र, कि वो नदी जो है वो कहाँ कहाँ बहती हैं, कौन कौन से ज़िलों से होकर के गुजरती हैं। समझ में आई बात। तो वो उसका क्या हो गया, प्रवाह क्षेत्र हो गया। नंबर 5 पे अगर हम पढ़ना चाहेंगे तो उसका समाप्ति स्थल, कौन सा समाप्ति स्थल जो है वो कौन सा है उस नदी का, वो बात हम यहाँ करने वाले हैं 5 नंबर पॉइंट में। यही पॉइंट मुख्य रहेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें तो उस नदी की हम कुल लंबाई भी जानेंगे, कुल लंबाई कितनी है उस नदी की, कुल लंबाई क्या है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये पॉइंट टू पॉइंट हम पढ़ेंगे। और इसी तरह से कुल लंबाई अगर वो राज्य से बाहर बहती हैं तो फिर एक पॉइंट और अपना बन जाता है कि राजस्थान में फिर उसकी लंबाई कितनी है, ये भी पढ़ेंगे। राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है नदी की, तो वो बात यहाँ पे करने वाले हैं। और इसी तरह से अगर कोई उसकी कोई विशेषता है, विश्व के संदर्भ में है चाहे राजस्थान के संदर्भ में है, तो उस नदी की विशेषता भी हमें पढ़ने वाले हैं। इसी तरह से अगर आप देखना चाहो तो एक है उस नदी पर अगर कोई बांध बना हुआ है या कोई परियोजना बनी हुई है, तो वो जो है हम ज़रूर पढ़ेंगे कि किस प्रकार की कौन सी परियोजना उस नदी पर संचालित है। तो दोस्तों आप तक मैंने प्रेषित कर दिया है कि हम जो पढ़ने वाले हैं उसमें नदी कोई भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले उसका अन्य नाम, उसका उद्गम स्थल, राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, उसका प्रवाह क्षेत्र किन किन जिलों में है, उसका समाप्ति स्थल कहाँ है, कुल लंबाई कितनी है, राजस्थान में उसकी लंबाई कितनी है, विशेषता क्या है, और उस नदी पर कौन सी जो है जल परियोजना संचालित है, तो उसकी बात हम यहाँ करने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ेंगे। राजस्थान में मैंने आपको बताया कि 3 प्रकार का जो है प्रवाह तंत्र है। पहला हम पढ़ रहे हैं आंतरिक प्रवाह, दूसरा पढ़ेंगे हम अरब सागर में जाने वाली नदियाँ, अरब सागर का जो नदी तंत्र है उसको पढ़ेंगे। फिर तीसरा पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली या बंगाल की खाड़ी तंत्र पढ़ेंगे, वो सारी नदियाँ उसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले आंतरिक प्रवाह में पढ़ते हैं दोस्तों। तो आंतरिक प्रवाह में जब हम पढ़ते हैं तो देखिएगा, एक आपकी नदी है, सबसे पहले आप हेडिंग डालिएगा घग्गर नदी। सबसे पहली हेडिंग आपकी रहेगी घग्गर नदी। तो घग्गर नदी की बात करते हैं दोस्तों, घग्गर नदी। अगर मैं आपके हमने पॉइंट पढ़े थे उस हिसाब से बात करता हूँ तो इसका जो उपनाम है इसको कह देते हैं, एक तो दृश्यवती, एक तो इसका नाम दृश्यवती मिलता है, या इसको कह देते हैं मृत नदी। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मृत नदी किस नदी को कहा जाता है। इसी तरह से इसको प्राचीन सरस्वती भी कहते हैं, प्राचीन सरस्वती नदी। तो ये इसके कुछ उपनाम जो है आप तक प्रेषित मैंने किए हैं दोस्तों। इसी प्रकार से हम जब घग्गर की लोकेशन देखते हैं तो थोड़ा सा मैपिंग आप मेरे साथ साथ कीजिएगा, और मैपिंग से जो है आपकी नदियाँ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो मैपिंग में हम देखते हैं घग्गर की स्थिति को। ये इस तरह से मान लीजिए कि हमारा यहाँ मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, शायद विजिबल होगा। ये मान लीजिए कि हमारा क्या है कि उत्तरी राजस्थान यूँ करके और यूँ है, हमारे उत्तरी राजस्थान की स्थिति क्या है, ये है। और अब हम जो है घग्गर की लोकेशन बनाएंगे दोस्तों कि घग्गर आपकी कहाँ से कैसे बहती हैं। इस तरह से यहाँ जो है हिमालय है ऊपर, आपको पता है कि हिमालय है उत्तर में हमारे भारत में। तो यहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश है, हिमालय पर्वत प्रदेश में हमारा कौन सा राज्य है, हिमाचल। और हिमाचल के अंदर एक पहाड़ी है, क्या है दोस्तों, ये एक पहाड़ी है आपकी, हिमाचल प्रदेश की पहाड़ी बना रहा हूँ। यहाँ से मान लीजिए कि यूँ निकलती हैं घग्गर नदी की अगर बात करें तो इस तरह से यूँ बहती हैं, यूँ बह करके और फिर जो है यूँ चली जाती हैं, समझ में ही दोस्तों। और यूँ बहती हुई ये मैंने आपकी बनाई है घग्गर नदी। तो ये जो पहाड़ी है आपकी, ये तो है शिवालिक की पहाड़ी। कौन सी, शिवालिक पहाड़ी या शिवालिक की पहाड़ियाँ कह देते हैं दोस्तों इसको, शिवालिक की पहाड़ियाँ, समझ में। और शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, कालका में, कई जगह कालका भी लिखा जाता है स्थान का नाम। और कालका जो है आपका कहाँ पड़ता है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश, समझ में। यहाँ से इसका उद्गम होता है नदी का, हिमाचल प्रदेश शिवालिक की पहाड़ियाँ, यूँ ये नदी बहती हुई जाती हैं दोस्तों, समझ में ये बात क्या। यूँ ये नदी बह रही है जिसका नाम क्या है अपने, ये हमारी है घग्गर नदी। कौन सी नदी, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये हमारी नदी का नाम क्या है, घग्गर नदी। फिर आपकी नदी कौन सी हुई, घग्गर नदी दोस्तों। तो इसी तरह से अगर घग्गर के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं तो ये राजस्थान में जब प्रवेश करती है यहाँ इस जगह से, और यहाँ से देखिएगा दोस्तों इस तरह यूँ मैं बना रहा हूँ कि यूँ है राजस्थान का। ये तो जो ज़िला आपको दिखाई दे रहा है ये तो आपका है गंगानगर ज़िला, और ये जो आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये आपका हनुमानगढ़। कौन सा गढ़ है, ये हनुमानगढ़ ज़िला है प्रिय विद्यार्थियों। तो इस हनुमानगढ़ ज़िले की बात करूं तो हनुमानगढ़ ज़िले में यूँ इस स्थान से प्रवेश करती है आपकी घग्गर नदी, जहाँ पे मैंने रेड सर्किल बनाया है। तो यहाँ जो है घग्गर नदी प्रवेश करती है, और ये जो स्थान है टिब्बी है। कौन सा स्थान है, टिब्बी है, जो कि टिब्बी स्थल कहाँ पड़ता है आपका, हनुमानगढ़ ज़िले में पड़ता है प्रिय विद्यार्थियों। कौन से ज़िले में, हनुमानगढ़ में प्रवेश कर जाती है ये नदी। और
इसी नदी के किनारे एक स्थान है, यहाँ पर आप देखोगे तो ये स्थान है रंग महल। कौन सा स्थान है दोस्तों? रंग महल, जो कि प्राचीन स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का। कौन सा? रंग महल। ये रंग महल स्थान यहाँ पे पड़ता है। इसी तरह से आप थोड़ा सा हनुमानगढ़ के ऊपर की तरफ देखेंगे, यूँ मैं चित्र में विजिबल आपको करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यूँ यहाँ देखिएगा इस कांटे, ये जो ब्लैक कलर में आपको दिखाई दे रहा है, ये स्थान है जो कि पुरातत्व स्थल है और इसका नाम है कालीबंगा। क्या है? कालीबंगा, जो कि प्राचीन सभ्यता है। तो दो स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के यहाँ खोजे गए हैं। एक तो आपका कालीबंगा जो कि गगर के किनारे है, और दूसरा मैंने आपको बताया रंग महल। तो इसी तरह से ये जो नाली, ये जो आपकी गगर नदी बहती है, तो इसको स्थानीय भाषा में हनुमानगढ़ ज़िले की बात करूँ, यहाँ हनुमानगढ़ में इसके पाटे को कहा जाता है नाली। इसके पार्ट को क्या कह देते हैं? नाली के नाम से जाना जाता है हनुमानगढ़ ज़िले में। और इसी तरह से गंगानगर में बात करूं, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ पहले एक ही थे, और जो है आपका हनुमानगढ़ 1994 में बना था। तब से जो है रामनगर अलग हो गया, यानी हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों अलग अलग हो गए। और गंगानगर में भी जो है प्राचीन काल में इसको किस नाम से जाना जाता था? नाली के नाम से। जब इस नदी में यूं पानी आता तो बहुत बार ऐसा होता था कि बाढ़ की स्थिति आती तो ये पानी आगे तक चला जाता था। और यहाँ एक स्थान है दोस्तों, कौन सा स्थान है मैं बना रहा हूँ आपका, यहाँ एक स्थान है जिसको कहते हैं अपने फोर्ट अब्बास। क्या कहते हैं? फोर्ट अब्बास तक इस नदी का पानी जाया करता था। और ये फोर्ट अब्बास जो स्थान है आपका, ये पाकिस्तान में है। कहाँ है दोस्तों? पाकिस्तान में है, यानी पाक में है। और यहाँ फोर्ट अब्बास में यानी पाकिस्तान में इस नदी को, जो ये क्षेत्र है, पार्ट है, इसको कहा जाता था हकरा। क्या कहा जाता था? हकरा के नाम से जाना जाता था। समझ में आई प्रिय विद्यार्थियों कि क्या कहा जाता था? गगर नदी को हकरा के नाम से जाना जाता था। तो मैंने आपको बताया कि हम आंतरिक प्रवाह की नदियाँ पढ़ रहे हैं, और आंतरिक प्रवाह की नदियों में मैंने आपको विशेषता बताई उसकी कि आंतरिक प्रवाह की नदियाँ किसे कहा जाता है। तो आंतरिक प्रवाह की नदियों में मैंने आपको बताया कि वे नदियाँ जिनका उद्गम स्थल तो निश्चित होता है, जैसे शिवालिका की पहाड़ियाँ से निकल रही हैं ये गगर जो है आपकी, लेकिन इसका समाप्ति स्थल फोर्ट अब्बास हो, ये ज़रूरी नहीं है। कभी बाढ़ नहीं आती तो पानी यहीं सूख जाता था, कभी यहीं सूख जाता था, तो इसका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं है। इसलिए जो है इस प्रकार की नदियाँ जिनका समाप्ति स्थल निश्चित नहीं होता बल्कि उद्गम स्थल निश्चित होता है, तो ये नदियाँ जो हैं किस श्रेणी में आती हैं? आंतरिक प्रवाह की श्रेणी में आती हैं। तो क्लियर हुआ होगा दोस्तों गगर नदी के बारे में। अब कुछ इसके पॉइंट हैं वो आपको मैं लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ लिखिएगा नंबर 1 पे उद्गम स्थल। क्या लिखोगे दोस्तों? उद्गम स्थल। तो उद्गम स्थल में लिखिए आप शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश से निकलती हैं आपकी कौन सी नदी? गगर नदी। समझ में आई? दूसरा पॉइंट है आपका राजस्थान में प्रवेश। तो राजस्थान में इसका प्रवेश होता है दोस्तों कौन से कस्बे से? टिब्बी कस्बे से। और टिब्बी जो कस्बा है आपका कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? हनुमानगढ़ ज़िले में। नेक्स्ट है इसका जो प्रवाह क्षेत्र है उसकी बात करते हैं। प्रवाह क्षेत्र, तो प्रवाह क्षेत्र जो है इसका 2 ज़िलों में, एक तो आपका हनुमानगढ़ में बहती हैं। कहाँ बहती है? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ के बाद गंगानगर, और गंगानगर के बाद आपको पता है कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान की ओर बाढ़ की स्थिति में चली जाती हैं। इसी तरह से नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो नदी है आपकी, इसकी कुछ विशेषता की बात करूँगा। तो इसकी विशेषता क्या है उसकी बात अपन यहाँ करने वाले हैं। तो विशेषता के संदर्भ में लिखिएगा आप कि विशेषता क्या है। लिखिएगा घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की
घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी, समझ में आई दोस्तों? क्या है ये? सबसे लंबी नदी है। यानी इसकी लंबाई वैसे फिक्स नहीं है और इसकी जो अनुमानित लंबाई है वो 465 किलोमीटर बताई जाती है। क्या बताई जाती है? 465 किलोमीटर अनुमानित लंबाई है, फिक्स नहीं है दोस्तों, क्योंकि यह आंतरिक प्रवाह की है। और इसी तरह से विशेषताओं में लिखी कि घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को घग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हनुमानगढ़ में नाली कहा जाता है। नाली कहा जाता है। क्या कहा जाता है प्रिय दोस्तों? नाली कहा जाता है। इसी तरह से आप अग्रिम इसकी विशेषता लिखिएगा एक, कि बाढ़ की स्थिति में घग्गर का पानी पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक चला जाता था। फिर आगामी पंक्ति में लिखिएगा फोर्ट अब्बास तक चला जाता था। इसी तरह से एक और विशेषता प्रेषित कर रहा हूँ मैं, लिखते जाइएगा साथ दोस्तों। तो इसमें नेक्स्ट लिखिएगा आप कि पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहा जाता है। हकरा कहा जाता है। वर्तमान में पानी जाता नहीं है पाकिस्तान तक, लेकिन जब जाता था तो तब इसे हकरा के नाम से जाना जाता था। आज भी जाना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बाढ़ आ जाए तो चला जाता है दोस्तों। तो इसी तरह से जो है नेक्स्ट आप इसमें लिखिएगा एक और बात कि घग्गर नदी के किनारे, यहाँ लिख रहा हूँ एक और विशेषता, यहाँ दोस्तों आपको विजिबल होगा। अगली विशेषता लिखिएगा घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में सिंधु घाटी सभ्यता जो कि आपकी कांस्य युगीन सभ्यता थी, कि दो प्रमुख स्थल लिखिएगा। दो प्रमुख स्थल कालीबंगा जो कि 1952 में मलानंद घोष ने इसकी जो है खोज की थी, और यहाँ काली चूड़ियाँ मिली थी, इसलिए इसे कालीबंगा के नाम से जाना गया था। स्थल कालीबंगा तथा दूसरा जो है आपका रंग महल की खोज
की गई, इस तरह से लिख लीजिएगा। 1952 में अमलानंद घोष ने, आपको पता ही है कि इसकी खोज की थी, और 61 से 69 तक इसका जो है उत्खनन हुआ था, और बाद में यहाँ काली चूड़ियाँ निकलने की वजह से इसका नाम कालीबंगा रख दिया गया था। और यहाँ 7 अग्नि वेदिकाएँ भी मिली थी, एक दूसरे को समकोण पे जो है सड़कें काटती थी, और 2 प्रकार के टीले थे, दुर्ग टीला और नगर टीला। तो इस तरह की कुछ विशेषताएं हमें कालीबंगा में मिलती हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। ये सारी बातें अपन इतिहास में करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी थी घग्गर नदी, और घग्गर नदी के संदर्भ में मैंने आप तक सब कुछ परिचित कर दिया है। और इसी तरह से ये हमारी घग्गर नदी जो है समाप्त होती हैं। और आपको जो है बहुत अच्छी लगी होगी क्लास। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि आपको कैसा लग रहा है, पढ़ करके बहुत अच्छा लग रहा होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तुल्य आरएस ऑनलाइन क्लासेस से आप यूँ ही जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं सुनील वादू आप सभी से इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय